नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का साइंस क्लास में पार्ट नंबर 8 होने वाला है। इससे पहले हम 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी 36 वीडियो अभी तक हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप मेरा स्टैटिक जीके का सीरीज भी देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पिछले 7 पार्टों में टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 108 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 109 क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है 109 नंबर क्वेश्चन? आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियड टेबल में छठे आवर्त में 6 पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट मौजूद होते हैं? छठा आवर्त में पूछा है, छठा पीरियड में पूछा है। तो छठा पीरियड पूछे या फिर 7वां पीरियड पूछे, छठा आवर्त पूछे या 7वां आवर्त पूछे, तो टोटल एलिमेंट, टोटल तत्व आपका 32 होते हैं। एग्जाम में पूछता भी है कि सबसे बड़ा कौन सा आवर्त होता है, तो छठा और 7वां ही सबसे बड़ा आवर्त, सबसे बड़ा पीरियड होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। कौन सा? 6 नंबर और 7 नंबर। देख लीजिए, ये आपका छठा आवर्त है, छठा पीरियड है, ये आपका 7वां पीरियड है, 7वां आवर्त है। यहाँ से अगर आप काउंट कीजिएगा तो टोटल 18 एलिमेंट मिलेंगे आपका इस पीरियड में। तो बचा हुआ 14 एलिमेंट फिर कहाँ है? तो बचा हुआ 14 एलिमेंट देखिए आपका ए है, जो कि एफ ब्लॉक में दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल आपका 18 और 14 32 एलिमेंट आपके छठे पीरियड में हो गए, छठे आवर्त में हो गए। जो आपका लैंथनम है ना, एटॉमिक नंबर 57 आपका यहाँ आता है एल। ठीक है, जो एक्टिनम है यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक आपको एफ ब्लॉक में डाल दिया गया है। तो यहाँ टोटल 18 और 14 टोटल 32 एलिमेंट आपके छठे पीरियड में हो गए, छठे आवर्त में हो गए। सेम उसी तरह आपका जो 7वां आवर्त है, 7वां पीरियड है, इसमें भी आपका 32 एलिमेंट होते हैं। 18 यहाँ पर दिख रहे होंगे और उसके बाद एक्टिनम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 14 आपका ए एलिमेंट, 14 आपका ए तत्व। टोटल आपका 18 और 14 32 एलिमेंट आपको यहाँ भी मिल जाएंगे छठा और 7वां में। क्वेश्चन में तो आपसे छठा पूछा था तो छठा में आप 32 लगा के आगे बढ़ते, 7वां में पूछता तो आप 32 लगाते। और अगर 7 पीरियड टोटल होते हैं, 7 में से किसी और में पूछता तो कैसे बताते? देख लीजिए, जो आपका फर्स्ट पीरियड है, जो आपका पहला आवर्त है, उसमें टोटल 2 एलिमेंट होते हैं, 2 तत्व होते हैं। जो आपका सेकेंड पीरियड है उसमें टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। तीसरा में भी टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। जो आपका 4 और 5 है, दोनों में 18 एलिमेंट होते हैं। और 6 और 7 में टोटल 32 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इसको भी याद करिएगा कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। पहला में 2, बाकी 2 और 3 में 8, 4 और 5 में 18 और 6 और 7 में 32 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है? 110 नंबर क्वेश्चन। एक मिश्र धातु में 42% चांदी था। यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 147 ग्राम आपका चांदी था, तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा क्या थी आपको बताना है। एक मिश्रित धातु था, उसमें चांदी था, एक तो चांदी था, दूसरा कुछ और था। मान लीजिए हम अदर ले लेते हैं। ठीक है, चांदी और अदर। चांदी आपका 42% था, 42%। तो कोई भी मिश्र धातु परसेंटेज में लेते हैं तो आपका हमेशा 100% होता है, 100% होता है। तो 42% आपका चांदी था, तो जो अदर होंगे वो कितना परसेंट हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपका टोटल 58%। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 100% मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम दोनों को एक बार काट देते हैं 2 से। 42 को काटेंगे 2 से तो 21% हो जाएगा। 2 से इसको 2 से काटेंगे तो 30, 60, 29% ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 21% आपका चांदी का परसेंटेज दिया हुआ है और अदर का 29% आ गया है। चांदी का आपको कितना दिया हुआ है? 147 ग्राम दिया हुआ है। तो 21% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 147 ग्राम दिया हुआ है। इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 21% गुना 7, तो आपको 147 ग्राम लगभग आ जाएगा। तो आपको 29% का निकालना है, तो गुना 7 कर दीजिए 29 में।
तो 7 से 9 में गुना कीजिएगा तो यूनिट डिजिट आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन में 3 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 111 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रोरेजिस्टिविटी सबसे कम होती है? तो उसी का होगा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, उसी का आपका प्रतिरोधकता सबसे कम होगा। इसमें से देख लीजिए सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे अच्छा कंडक्टर है आपका सिल्वर। सिल्वर का सिंबल संकेत क्या होता है, ये जिससे दर्शाते हैं इसको हम। सिल्वर का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है, जो कि आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का तत्व है। आपका थर्ड ऑप्शन है कैडमियम। कैडमियम का संकेत क्या होता है? सी, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 48। ये भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जो आपका निकेल है, निकेल को हम Na से दर्शाते हैं, Na से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है। उसके बाद कॉपर और जिंक 29 और 30 होते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का संकेत होता है एल से दर्शाते हैं इसको, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। याद किए थे ना हम लोग, जो 13वां ग्रुप था कौन सा याद किए थे? बोरोन फैमिली के नाम से। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यही तो आपका 13वां ग्रुप था, बोरोन फैमिली। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और टिटियम। 13वां ग्रुप आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। 13 से लेके 18 तक आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और पहला और दूसरा ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। आप जल्दी से ये चारों के चारों का ओर का नाम बताइए, अयस्क का नाम बताइए कि इसका अयस्क कौन कौन सा होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क ओर का क्या नाम है? ओर, अयस्क। इसका ओर है बॉक्साइड, ये तो सबको मालूम होगा, BAUXIT, बॉक्साइड इसका अयस्क होता है। निकेल, निकेल का अयस्क ओर का क्या नाम है? तो स्मेल्टाइट। क्या होता है? स्मेल्टाइट, इसका एल है, TITE, स्मेल्टाइट इसका अयस्क है निकेल का। कैडमियम, कैडमियम का आपका अयस्क है और है ग्रीनोसाइट, ग्रीनोसाइट, CITE। सिल्वर, सिल्वर का आपका अयस्क का क्या नाम है? अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। ठीक है, ये सब अयस्क एग्जाम में पूछते रहता है, आपको याद रखना है। जब भी कुछ किसी का भी तत्व का नाम पूछे ना, तो साथ में उसका संकेत, सैम्बल, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक और उसका अयस्क यानी ओर का आपको नाम, 3-4 चीज हमेशा दिमाग में दौड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 112 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडलीय अपवर्तन, इन्वायरमेंटल रिफ्रैक्शन के कारण सूर्यास्त में, सनसेट में लगभग कितने मिनट का देरी हो सकता है? या तो फिर सूर्यास्त पूछेगा या फिर सूर्योदय पूछेगा। तो दोनों में आपका लगभग 2 मिनट का देरी हो सकता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन के कारण सनसेट और सनराइज में लगभग 2 मिनट का भ्रम पैदा होता है। अपवर्तन का मतलब जब भी आपको कुछ एग्जाम्पल देगा ना, तो आपको जहाँ भी भ्रम लगेगा ना, भ्रम शब्द जहाँ भी यूज होगा, डाउट, तब आप समझ जाओ कि वो आपका प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे कि तारे का टिमटिमाना। एक मान लीजिए एक आपका ग्लास है, ग्लास में पेंसिल डाला हुआ है, तो आपको थोड़ा सा झुका हुआ दिखाई देगा, टेढ़ा दिखाई देगा। मान लीजिए कि ये आपका ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, जो आपका पानी का तली है ये आपका थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। अगर यहाँ पे आप सिक्का डाल देते हो ना, तो सिक्का भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये सब क्या है? भ्रम है, भ्रम, डाउट। अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? और प्रकाश का परावर्तन से अलग कैसे है? प्रकाश का परावर्तन से कैसे अलग है? मान लीजिए कोई एक सरफेस है, इस पर कोई लाइट एक इंसिडेंट करता है, आपतित किरण है। अगर उसी मीडियम में मान लीजिए कि ये आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 2 है, कुछ भी मीडियम ले सकते हैं, यहाँ हवा ले सकते हैं, यहाँ पानी ले सकते हैं, कुछ भी आपके मन पे है। तो मान लीजिए कि एक मीडियम M1 से कोई लाइट इंसिडेंट करता है इस पॉइंट पे, और टकरा कर अगर उसी मीडियम में दोबारा वापस चल जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। तो फिर अपवर्तन क्या है?
अपवर्तन जब आपका इंसिडेंट रे मतलब जो आपतित किरण है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए ना, तब उसको प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। देख लीजिए ये फिगर है, ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है मतलब परावर्तित किरण है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है मतलब ये आपका अपवर्तित है, ये आपका परावर्तित है। दोनों समझ गए ना कि अपवर्तित और परावर्तित में क्या डिफरेंस है, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड में क्या डिफरेंस है। तो आपका उसी मीडियम में जो जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसी मीडियम में वापस हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और अगर मीडियम आपका चेंज कर दे तो आपका अपवर्तन हो जाता है, रिफ्रैक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट क्या है 113 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश का कोई किरण विरल माध्यम रेयरर मीडियम से सघन माध्यम में डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है तो अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या होता है, नॉर्मल। तो बताना है कि नॉर्मल से दूर भागता है या फिर नॉर्मल की ओर झुक जाता है या फिर नॉर्मल को काट देता है। तो जब भी आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आपका लाइट प्रवेश करता है ना, तो वो आपका अविलंब की ओर, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको हम फिगर दिखाते हैं, देख लीजिए। अभी आपको हम पिछला क्वेश्चन में बताएं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, मतलब आपका परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण। ये जो आपका इंसिडेंट रे है अगर दूसरा मीडियम चेंज कर ले, सघन से आपका विरल में आ जाए या फिर विरल से सघन में चल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। यहाँ मान लीजिए कि एयर आपका कौन सा मीडियम है, ये आपका विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है। जो आपका वाटर है ये सघन मीडियम हो जाएगा, आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो पूछा है क्वेश्चन में कि जब भी लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो क्या होता है, तो ये आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ये जो आपका इंसिडेंट रे है ना, इसको निकलना चाहिए था कुछ ऐसे, लेकिन सघन मीडियम में आने के कारण अविलंब की तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। देखिए झुक गया है इधर में। इसी से दूसरा सवाल क्या बनता है, अगर कोई इंसिडेंट रे अगर आपका सघन मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तब आपका वो अभिलंब से दूर भागता है। दोनों चीज़ आपको याद करना है। जब आपका सघन से डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगा, विरल में जाएगा, तो आपका अभिलंब से दूर भागता है, और जब आपका विरल माध्यम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तब आपका अविलंब की ओर झुक जाएगा। दोनों चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है 114 नंबर, आपतित किरण इंसिडेंट रे तथा अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे के बीच क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल के लिए कितने डिग्री एंगल का होना चाहिए। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे मतलब अपवर्तित किरण के बीच क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए, क्रांतिक कोण बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल होना अनिवार्य है। आपको एक फिगर दिखाते हैं, वहाँ से आपको हम बताते हैं। देख लीजिए इस फिगर में क्रिटिकल एंगल के लिए, आपका क्रांतिक कोण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो आपका इंसिडेंट रे है ना, ये आपका सघन माध्यम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। तो आपका रेयर मीडियम यहाँ पे एयर है और डेंसर मीडियम यहाँ पे वाटर है। पहला कंडीशन क्या मालूम चला आपको कि जो आपका रे है, इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ये आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, आपको हम बता चुके हैं कि जब भी आपका आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है ना, तो वो आपका अविलंब से, नॉर्मल से दूर भागता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो आपका नॉर्मल से आपतित किरण एक ऐसा एंगल बनाती है, ऐसा कोण बनाती है जब आपका अपवर्तित किरण मतलब आपका रिफ्रैक्टेड रे जो कि लिखा हुआ है अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। जो थीटा सी है ये आपका क्रिटिकल एंगल है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, मतलब आपका जो इंसिडेंट रे है जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके लिए नेसेसरी क्या चीज़ है, पहला तो आपका सघन मीडियम से लाइट सघन मीडियम ही वापस आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। मतलब
लाइट आपका इंसिडेंट रे आपका डेंसर मीडियम से चलकर दोबारा आपका डेंसर मीडियम में ही आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम ऐसे ही बता सकते हैं कि जब मेरा नॉर्मल और ये है आपका अपवर्तित रे मतलब रिफ्रैक्टेड रे, दोनों के बीच जब आपका क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल बन जाए ना, तो वो आपका क्या कहलाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का उदाहरण नहीं है? तो अपवर्तन के बारे में क्या बताए थे आपको हम? जहाँ भी भ्रम पैदा हो ना, भ्रम डाउट पैदा हो, वो समझ लीजिए कि वो आपका प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे कि क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, पानी में पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, तो ये आपका अपवर्तन का एग्जाम्पल है, ये तो सही हो जाएगा। बी है रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये भी आपका प्रकाश का अपवर्तन का ही एग्जाम्पल है। तीसरा है पानी के अंदर मछली अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊंची उठी हुई दिखाई देती है, तो ये भी आपका भ्रम पैदा कर रहा है, इसीलिए ये भी आपका प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कुछ और एग्जाम्पल बताइए जिसके मरीचिका का बनना, मिराज का बनना, इसको हम बोलते हैं। हीरे का चमकना, ये भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। कुछ और एग्जाम्पल बताइए। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एग्जाम में पूछता है, ऑप्टिकल फाइबर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश तंतु के नाम से आता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। जब आप नहाते होंगे, साबुन लगाते होंगे, तो देखते होंगे कि एक बुलबुला बनता होगा, वो भी चमकता होगा अंदर से। क्यों चमकता है? वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकता है, TIR के कारण ही चमकता है। नेक्स्ट क्या है? 116 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के समूह ग्रुप 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है। ग्रुप A के बारे में बात कर रहा है। टोटल 18 ग्रुप होते हैं, तो जो पहला ग्रुप का आपको ट्रिक क्या बताए थे हम? हेलिना की रब से फरियाद। है ली ना की रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, आपका कैल्शियम पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का आपका होता है 55 और फ्रेंसियम का 87। तो पहला ग्रुप में जो आपका हाइड्रोजन है ना, यही आपका नॉन मेटल है, अधातु है। देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में, ये आपका S ब्लॉक है, ये आपका पहला ग्रुप है। पहला ग्रुप में देखिए हाइड्रोजन है जो आपका, ये आपका अधातु है। जितने भी पीले कलर में दिख रहे हैं ना, ये सब आपका अधातु है। और जो ये दिख रहा है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोलेरियम और आपका एस्टेटिन, ये आपका क्या है? ये आपका उपधातु है, जिसको कि हम मेटेलॉइड बोलते हैं। मेटेलॉइड क्या होता है? तो धातु और अधातु के बीच गुणधर्म रखने वाला क्या होता है? उपधातु कहलाता है। उपधातु टोटल कितने होते हैं? 7। टोटल 118 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है। किसके द्वारा बनाया गया था? मोजले के द्वारा। और मोजले अपना पीरियोडिक टेबल में अपना एलिमेंट को कैसे रखे थे? अपना परमाणु क्रमांक के अनुसार रखे थे, एटॉमिक नंबर के अनुसार रखे थे। तो टोटल 118 एलिमेंट है, जिसमें से मेटल धातु कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं और मेटेलॉइड्स कितने हैं, उपधातु कितने हैं? तो मेटल टोटल 91 है, 91 धातु है। अधातु आपका 20 है और उपधातु 7 है। 7 उपधातु देखिए यही है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोलेरियम और एस्टेटिन। एग्जाम में दे देता है, कोई भी नाम दे देगा, उसमें से एक एक्स्ट्रा दे देगा। आप बताइए कि इसमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है, कौन सा उपधातु नहीं है? तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टोलेरियम और एस्टेटिन, 7 का नाम याद होना चाहिए। साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक भी याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में इसका परमाणु क्रमांक लिख के भी दे देता है। बोरॉन का 5, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी 51, टोलेरियम 52 और एस्टेटिन 85। ठीक है,
आपको सातों का याद रखना है। बोरॉन 5, सिलिकॉन 14, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, टोलेरियम 52 और स्टेटिन आपका 85। इतना आपका मेटलॉइड का उपधातु का इतना का आपको एटॉमिक नंबर मिनिमम कम से कम याद होना चाहिए। क्वेश्चन में आपका पहला ग्रुप का पूछा था, तो पहला ग्रुप में केवल आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, 117 नंबर क्वेश्चन। एक तत्व का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 20 है। इसके रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? किस तत्व के समान होंगे? तो उसी तत्व के समान होंगे जिस ग्रुप में आपका, जिस समूह में आपका एटॉमिक नंबर 20 वाला तत्व आता होगा। पहले तो आपको इस क्वेश्चन करने के लिए एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक मिनिमम याद होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक याद होना चाहिए आपको एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। दूसरा चीज़ जो सैम्बल देखिए यहाँ पे दे दिया है, नाम नहीं दिया है, ऑप्शन में आपको सैम्बल दे दिया है, संकेत दे दिया है, तो संकेत भी आपको 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए। बी मतलब क्या है, बोरॉन होता है। बी का मतलब बेरिलियम होता है। सी एस का मतलब क्या होता है, सीजियम होता है। एस सी का मतलब होता है स्कैंडियम। स्कैंडियम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। सीजियम आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पहला ग्रुप का एलिमेंट है। ट्रिक बताए थे हेलिना की रब से, जो रब से होता है ना, रब तो होता हो गया आपका रुबेडियम, जो से होता है सीजियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 55 होता है। और बेरिलियम, बेरिलियम आपका एटॉमिक नंबर 4 होता है। बोरॉन आपका एटॉमिक नंबर 5 होता है। आपका एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, एटॉमिक नंबर 20 आपका कैल्शियम का होता है। तो कैल्शियम पता कीजिए कि कौन सा 18 ग्रुप में से, 18 समूह में से किस समूह का तत्व है आपका कैल्शियम। तो दूसरे समूह का क्या आपको ट्रिक बताए थे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, Ra है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20 जो कि आपको दिया हुआ है, स्ट्रोंशियम 38, बेरियम कितना हो जाएगा 56 और रेडियम का 88। तो पूछा क्या है, किस ऑप्शन में से कौन सा कैल्शियम के समान गुणधर्म रखता है, केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में बेरिलियम दिया हुआ है, बेरिलियम ही इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, 118 नंबर क्वेश्चन। संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निम्न में से किसके समानुपाती होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़े होंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड का। मतलब संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है आपका फोर्स के बराबर, बल के बराबर। यही तो पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, जो कि आपका प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है फोर्स के बराबर, बल के बराबर। यही तो आपका न्यूटन सेकेंड लॉ बताता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बल इसका, फोर्स इसका आंसर हो जाएगा। मोमेंटम संवेग क्या होता है, मोमेंटम संवेग P से दर्शाते हैं। आपका संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना आपका वेग, यही आपका संवेग कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। अगर हम संवेग को यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, P बराबर mv, मास वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम अगर हम t रख दें, यही प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका फोर्स के बराबर। ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण, यही न होता है, वेग अपॉन समय, यही आपका त्वरण होता है। ये दोनों को मिला कर आप त्वरण लिख दीजिए तो क्या होगा, एम ए बराबर एफ, फोर्स। तो दोनों आपको रिलेशन याद करना है कि एफ बराबर एम ए होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी आपका फोर्स होता है। बस इसी दोनों रिलेशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, जो टाइम है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स का। जब आपका टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा तो फोर्स आपका क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, जब भी टाइम इंटरवल आपका कम होगा फोर्स आपका ज़्यादा हो जाएगा।
यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप सेम रेट से सेम चाल से चल रहा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना तो एस्केलेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा। छोड़िए उतना आपको नहीं पता है एस्केलेशन कब कांस्टेंट होता है, इतना जान लीजिए एस्केलेशन कांस्टेंट कब होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जब वेग आपका नियत होता है। अगर कोई वस्तु नियत चाल से चल रहा है, एस्केलेशन कांस्टेंट, यानी आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास का हो जाएगा। जिसका आपका मास ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, फोर्स अप्लीकेशन फोर्स अप्लाइड भी ज़्यादा हो जाएगा। जिसका मास कम होगा, फोर्स अप्लाइड वो भी कम हो जाएगा। एग्ज़ाम में इससे क्या क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए एक बॉल है आपका टेनिस बॉल और एक बॉल है आपका ड्यूज का बॉल। टेनिस बॉल जो हम अब गाँव देहात में खेलते हैं ना, बिक्की का बॉल, डे नाइट का बॉल, मार्क टेस्ट का बॉल, वो होता है आपका टेनिस बॉल, और क्रिकेट का बॉल होता है आपका ड्यूज बॉल। तो दोनों में से किसका द्रव्यमान, किसका मास ज़्यादा होता है? मास ज़्यादा होता है आपका ड्यूज बॉल का, जो क्रिकेट में यूज करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर। अगर दोनों बॉल, टेनिस बॉल और ड्यूज बॉल सेम रेट से सेम चाल से आपके तरफ आ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए आपको कौन से बॉल में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आपको ड्यूज बॉल में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ड्यूज बॉल का मास, द्रव्यमान ज़्यादा होता है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, आपको फोर्स अप्लीकेशन फोर्स अप्लाइड भी ज़्यादा करना पड़ेगा। एग्जाम में न्यूटन सेकेंड लॉ से और क्या क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए एक गेंद तेज़ी से आपके तरफ आ रही है, तो आप उसको कैच लेने के लिए अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे तीर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? पीछे तीरने का मतलब है टाइम इंटरवल को बढ़ा देना। जब भी टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा ना, तो फोर्स अप्लाइड कम हो जाएगा। देखिए टाइम बढ़ गया, फोर्स अप्लाइड कम हो गया। तो फोर्स को कम करने के लिए हम टाइम को बढ़ा देते हैं, अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 119 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, तो यह किसके कारण रुक जाएगी? कोई भी गतिमान वस्तु है, उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं किया गया है, तो किसके कारण रुक जाएगी? तो वो आपका फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रिक्शन से क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, मान लीजिए कि एक 100 kg का कोई वस्तु है, एक गतिमान है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, जस्ट अपोजिट लगता है जिधर वस्तु गति करता है। ये है आपका संपर्क क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट, जिसको कि हम संपर्क क्षेत्रफल बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि जो आपका फ्रिक्शन है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर करता है कि नहीं, तो नहीं, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे आपका फ्रिक्शन निर्भर नहीं करता है। फ्रिक्शन आपका दो चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो आपका जो आपका सरफेस का नेचर है, कि रफ सरफेस है कि स्मूथ सरफेस है, दोनों पर डिपेंड करता है कैसा सरफेस है। और क्या डिपेंड करता है, इस वस्तु का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, दो चीज़ पर करता है, वस्तु के मास पे और जो सरफेस है ये आपका रफ है कि स्मूथ है। नेक्स्ट क्या है, 120 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को प्रभावित नहीं करता है? 4 ऑप्शन है, क्या लेंथ होगा, एरिया होगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस होगा, पदार्थ की प्रकृति होगा, या फिर प्रेशर होगा। तो इसमें से रेजिस्टेंस को क्या प्रभावित नहीं कर सकेगा, वो है आपका दबाव, प्रेशर। किसी भी चालक, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो आपका रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ठीक है, दो रिलेशन आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, कि कोई भी मान लीजिए एक आपका वायर है, तार है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका दिया हुआ है ए, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए। तो रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया का। अगर हम दोनों को साथ में लिखें तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए होगा। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आर बराबर रो एल बाई ए होगा। ये आपका रो क्या कहलाता है, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। और विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आपका सबसे कम किस में होता है, आपका सिल्वर में सबसे ज़्यादा कम होता है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी को हम बोलते हैं।
तो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आपका अलग अलग मैटर के लिए, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस मेरा पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और लेंथ पे तो डिपेंड कर ही रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका रेजिस्टेंस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, या फिर प्रेशर आपका रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। कौन कौन सा इफेक्ट पहुंचाता है? लंबाई पहुंचाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पहुंचाता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। और नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति भी, जो कि आपका रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 121 नंबर क्वेश्चन, यदि साइकिल का गति दोगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मास इंटू वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है। मान लीजिए पहले वेलोसिटी 1 था, बाद में वेलोसिटी आपका 2 हो जाएगा। इसमें पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूला में वेलोसिटी में पुट कर दीजिए पहला काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। 2 से 2 कट गए, यहाँ पे m बचे और यहाँ पे 4m बचे। तो आपका काइनेटिक एनर्जी जो आपका सेकेंड था कितना गुना हो गया? 4 गुना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट आपका m आया और काइनेटिक एनर्जी 2 आपका 4m आ गया, तो 4 गुना 4 टाइम्स हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे, डबल दे दिया, यानी 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना होता तो 3 का स्क्वायर आपका 9 गुना हो जाता। 4 गुना हो जाता तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाता। बस स्क्वायर कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 गुना दिया हुआ था तो 2 का स्क्वायर कर देते, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इतना करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 122 नंबर क्वेश्चन, सोडियम धातु को निम्न में से किस में संग्रहित करके रखा जाता है? तो आपका सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में डालकर रखा जाता है। सोडियम धातु जो है आपका बहुत ही तेज अभिक्रियाशील होता है। आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए उसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी के बारे में पहले पता होना चाहिए। देख लीजिए, ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको ट्रिक है, ट्रिक से कम आपको याद रखना है। काशीनाथ का माली आलू जारा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी से बन गया पोटेशियम, नाथ से बन गया सोडियम, का से बन गया कैल्शियम। इसी तरह से आपको गोल्ड तय कर रखना है। सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड, देखिए गोल्ड नीचे में है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, देखिए ऊपर में है रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ से इससे क्वेश्चन क्या बनता है? इस रिएक्टिविटी सीरीज से पूछता है कि ठंडा जल, गर्म जल और भाप के साथ कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा तत्व रिएक्ट करते हैं। तो इसमें से आपका पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, जो ऊपर का जो तीनों है ना, ये आपका ठंडा जल, गर्म जल और भाप तीनों के साथ रिएक्ट करते हैं। जो आपका नेक्स्ट वाला है मैग्नीशियम, ये आपका ठंडा जल के साथ नहीं करता है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता है, बाकी आपका हॉट वाटर और स्टीम दोनों के साथ रिएक्ट करता है। जो आपका नीचे का है एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये आपका जो 3 है, तीनों आपका ना ही ठंडा जल के साथ ना ही गर्म जल के साथ, केवल आपका स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, केवल भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। बस इतना आपको 3-4 चीज़ याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज से, कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम आपका ठंडा जल, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम तीनों के साथ रिएक्शन करते हैं। मैग्नीशियम आपका ठंडा जल के साथ नहीं करेगा, बाकी आपका गर्म जल और भाप के साथ करेगा। नीचे वाला 3 आपका एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ना ही ठंडा जल ना ही गर्म जल, बस केवल भाप के साथ रिएक्शन करेंगे। ये क्या है क्वेश्चन? 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, एलिमेंट भाप के साथ, स्टीम के साथ अभिक्रिया करता है? सॉरी, अभिक्रिया नहीं करता है, ये आपको बताना है। कौन सा एलिमेंट भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो भाप के साथ हम बताए थे आपको कि भाप के साथ 3 लोग करते हैं, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। ट्रिक क्या था? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है
आगे आओ, आगे आओ, मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये आपका हो जाएगा सिल्वर, सॉरी सिल्वर नहीं, क्या बोलेंगे Hg को, आपका मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये आपका रिएक्टिव सीरीज है। तो इसमें से आपको हम बताए थे कि जो ऊपर का 3 है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये आपका तीनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठंडा जल, गर्म जल और स्टीम के साथ। नीचे वाला जो 3 है, न ही ठंडा जल के साथ न ही गर्म जल के साथ, केवल स्टीम के साथ करते हैं। तो एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन तीनों आपका भाप के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो आपका मरकरी है, जो कि आपका यहाँ पे है, ये आपका किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, चाहे गर्म जल हो या फिर ठंडा जल हो या फिर भाप हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको रिएक्टिव सीरीज सक्रियता श्रेणी मिनिमम याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट 124 और आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन। वाशिंग सोडा, धावन सोडा का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ जब अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो निम्न में से कौन सा गैस निकलता है। वाशिंग सोडा क्या फार्मूला होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो ये आपका देखिए सोडियम है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम आपका हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बनाएगा, नमक बना लेगा, नमक बना लेगा, NaCl बना लेगा, सॉल्ट इसको हम बोलेंगे। और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए सोडियम का यहाँ पे 2 अणु हैं, इधर सोडियम का 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपका क्लोरीन का भी 2 हो गए, यहाँ क्लोरीन का 1 है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 हो गए, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, यही आपका बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे पूछा है कि आपका धावन सोडा, वाशिंग सोडा HCl के साथ मिलके कौन सा गैस निकालता है, तो HCl के साथ मिलके आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।